आज जो रिजल्ट हम करेंगे वो ऑर्थोनॉर्मल सेट पर बेस्ड है। देखिए रिजल्ट की स्टेटमेंट देखिए। लेट इवन ई टू ई एन बी फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट। लेट even e2 and so on en be a finite orthonormal set। ठीक है, we have a finite orthonormal set obviously in the Hilbert space H। okay, Hilbert space H, and if x is any vector from H, we have x any vector from H, then the given relation will hold. We have to prove that the given relation will hold. What is the relation? Summation I varies from 1 to n inner product of, ठीक है, mode of inner product of, मैं ओपन ब्रैकेट्स यूज कर लेती हूँ क्योंकि यही है आपके स्टडी मटेरियल में। इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद ई आई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x स्क्वेयर, नॉर्म ऑफ x स्क्वेयर। इस रिजल्ट को आपको प्रूव करना है और इसके साथ ही आपको एक और रिजल्ट प्रूव करना है जो कि है द वेक्टर x माइनस summation I varies from 1 to n, okay, inner product of x with ei into ei, okay, is orthogonal to ej, orthogonal to ej for all j, okay। तो सबसे पहले तो बेटा इस एक्सप्रेशन को ध्यान से आप देखो, क्योंकि ये जो हमारी रिजल्ट है, जो फर्दर हम रिजल्ट प्रूव करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपका मेन रिजल्ट बेसल्स इनइक्वालिटी है, आप ये मान सकते हैं कि ये उनके बेसिक्स हैं, ये उनमें इस्तेमाल होंगे। तो अगर आप इन एक्सप्रेशंस के साथ, इन रिजल्ट्स के साथ फैमिलियर हैं, तो बहुत ही इजी आपको लगेगा बेसल्स इनइक्वालिटी प्रूव करना। बेसल्स इनइक्वालिटी आप दो केसेस में प्रूव करेंगे बेटा, एक फाइनाइट के लिए और एक इनफाइनाइट केस के लिए। एक फाइनाइट के लिए जब आपके पास फाइनाइट एलिमेंट्स को कंटेन करता हुआ ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा, और एक काउंटेबल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए यू हैव ए फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट इन एच। यहाँ पर हमारे पास फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट है। अब आप अच्छे से जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होते हैं? जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे? एलिमेंट्स क्या होंगे आपके पास? नॉर्म उनकी यूनिट होगी। ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या होगा? म्यूचुअली जो भी आप ऑर्थोगोनल होंगे, जो भी आप यहाँ पर कलेक्शन लेंगे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की और उनका इनर प्रोडक्ट काउंट करेंगे, तो वो क्या होंगे? यहाँ पर ऑर्थोगोनल होंगे। तो आप ये कह सकते हैं यू हैव ए फाइनाइट सेट, ऑर्थोनॉर्मल सेट, इट मींस दैट दिस सेट कंसिस्ट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, क्योंकि नॉर्म वन है तो ये यूनिट वेक्टर्स हैं और म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है। कोई भी आप इनमें से कॉम्बिनेशन चूज करो डिस्टिंक्ट वेक्टर का, उनकी इनर प्रोडक्ट क्या होगी? 0। सो ऑर्थोनॉर्मल सेट से मतलब होता है consist elements which are mutually orthogonal and also unit vectors। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? हमें दिखाना है कि जब भी आपके पास कोई फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा, कोई भी एलिमेंट आप क्यों ना सिलेक्ट करें एच का, फॉर एनी एलिमेंट ऑफ द हिल्बर्ट स्पेस एच, आपके पास क्या होगा? ये एक्सप्रेशंस जो हैं वो होल्ड होंगे। क्या है हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन? फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास प्रूव करता है whenever you take the summation I varies from 1 to n of inner product of x with ei mod of square, ठीक है, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। जो एलिमेंट आपने एक्स से सिलेक्ट किया है, अगर आप उस एलिमेंट की इस ऑर्थोनॉर्मल सेट के हर एक एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट लें, उसकी मोड का स्क्वायर करें एंड देन सम क्रिएट करें, तो वो सम की वैल्यू हमेशा ही किससे लेस होगी? इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स से लेस होगी। आप जानते हो बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है? इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स, राइट, इससे लेस होगी। ऐसे ही नेक्स्ट आप क्या दिखाएंगे? जब आप ये एक्सप्रेशन आप कंसीडर करेंगे x माइनस समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद ei, this vector, this is a vector, you can see that this vector will be orthogonal to ej, means inner product of this vector will be
0 फॉर ईजे विद ईजे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं बेटा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में ei तो वेक्टर है आपके पास, यूनिट वेक्टर है, लेकिन जो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है दैट इज स्केलर, ठीक है। तो स्केलर के साथ वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन, फिर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन सम लिया हुआ है, अगेन बिकम्स अ वेक्टर, एंड द डिफरेंस बिटवीन अगेन बिकम्स अ वेक्टर, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन का जो वेक्टर है वो जब ईजे के साथ आप उसको इनर प्रोडक्ट काउंट करेंगे दैट विल बिकम 0, तभी आप कहेंगे कि इसके ऑर्थोगोनल है। तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर जो है सिंपली इसको प्रूव करना है। आप सिर्फ इसको काउंट कर लीजिए जो भी आपके पास चीजें हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, एक बार इसको हम वाई वेक्टर नाम दे देते हैं, ठीक है। प्रूव हम दोनों को करेंगे, इसे हम वाई वेक्टर नाम दे देते हैं। प्रूफ लेट y is equal to x minus summation I varies from 1 to n inner product of x with ei, ठीक है। इसको हमने कंसिडर कर लिया, ये हमारा y वेक्टर हो गया। अब इसका नॉर्म ऑफ y स्क्वायर आप कैलकुलेट करो, नॉर्म ऑफ y स्क्वायर, देन नॉर्म ऑफ y स्क्वायर। आप जानते हो बेटा, अगर आप नॉर्म ऑफ y स्क्वायर लेंगे तो इट इज सिंपली इनर प्रोडक्ट ऑफ y with y by using the relation of norm and inner product because every inner product space is a norm linear space। तो इसमें y के साथ आप करेंगे तो बेटा आपको सिंपली जो है ये एक्सप्रेशन यहाँ पर पुट करना है, और इसकी वैल्यू जो है आपको बेटे यहाँ पर जो है कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। मैं इसको सिंपली सॉल्व कर देती हूँ, आप देखिएगा, सिर्फ सॉल्व कर देती हूँ प्रॉपर्टीज लगाकर। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। ओ, ये बीच में अनम्यूट हो गया था, म्यूट हो गया था, सॉरी। जस्ट मैं ये कह रही हूँ कि हम इसको ओपन कर देंगे, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स, ठीक है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद दिस एक्सप्रेशन। हालांकि इसमें n टर्म्स है आपके पास, लेकिन हम इसको जानते हैं कि आप इसको n टाइम्स ओपन करेंगे तो क्या होगा, स्केलर बाहर निकल जाएंगे, स्केलर जो है हमारे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और स्केलर भी बाहर कैसे आएंगे बेटा, क्योंकि ये सेकंड आपके पास जो आपका सेकंड कोऑर्डिनेट है उसके साथ है। तो आप जानते हैं अगर आपके पास एक्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद अल्फा वाई होता है तो अल्फा कॉन्जुगेट बाहर निकलता है। क्या निकलता है, अल्फा कॉन्जुगेट बेटा आपके पास बाहर निकलता है। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर x, पहले हम क्या करेंगे, समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू n इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद y, ये i ये आपका स्केलर है, इसका कॉन्जुगेट बाहर निकलेगा, और अंदर हमारे पास किसकी इनर प्रोडक्ट बचेगी, x की ei के साथ, ठीक है बेटा। तो ये अभी एक एक्सप्रेशन सोल्व, अब इसकी टर्न है। अब इसको जो है पहले इसकी इनर प्रोडक्ट किसके साथ आएगी, इस एक्सप्रेशन की, इसकी x के साथ आएगी। फिर सेम चीज है, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एक्स विद वाई होता है तो अल्फा बाहर आ जाता है, अल्फा इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई। तो ऐसे ही आपके पास समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n x ei, राइट बेटा। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये एक्चुअली आपने शॉर्ट में लिखा है बेटा, अगर आप इसको फुली एक्सप्लेन करते तो n एक्सप्रेशन आपके पास आते, ठीक है, फिर उनका समेशन बन जाता इनर प्रोडक्ट ऑफ ei विद x, राइट। एंड इन द लास्ट आपके पास क्या होगा, फिर जो है अब यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर दोनों ही एक्सप्रेशन, अब इसकी इनर प्रोडक्ट इसके साथ आएगी, ठीक है, सेकेंड ऑर्डिनेट में दोनों तरफ सम है आपके पास, तो ये आपके पास डबल समेशन आपके पास लगेगा बेटा, और माइनस माइनस तो आपके पास प्लस है, ठीक है। एक समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n कह लीजिए, एक को हम अपनी उसके लिए, ताकि हमें कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कौन सा हम ले रहे हैं, j वेरीज फ्रॉम 1 टू n हम कह लेते हैं, राइट बेटा। इसको j वेरीज फ्रॉम 1 टू n हमने कह दिया। अब इसमें बल्कि इस चीज को हम हर जगह ही देख लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि कौन से वाले को ei कहें कौन से वाले को ej कहें, ये सेम ही है, वैसे तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ एक्सप्रेशन में। इसको हम जो हमारा सेकंड वाला है
ठीक है, सेकंड वाले को जे कह देते हैं ताकि हम कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। यहाँ तो हमारा चल जाता, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सेम पैटर्न रखने के लिए हमने कर दिया ऐसे। ठीक है, ई जे। ठीक है बेटा, ई जे। हाँ, अगर आप ध्यान रखते हो तो भले ही आप सेम रख लीजिए आई, क्योंकि ओपन करके देखोगे तो इसमें कंफ्यूजन ना हो कि, क्योंकि ऐसा होता है ना जब डबल समेशन होता है, एक को आप वेरी करते हैं और एक को फिक्स रखते हैं। ठीक है ना, तो डबल समेशन में ताकि कोई भी टर्म मिस ना हो इसलिए करते हैं हम ऐसा। तो ये आ जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद ई आई और इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद ई जे, कॉन्जुगेट ऑफ दिस इनर प्रोडक्ट ऑफ ई आई विद ई जे। राइट बेटा, तो ये हमारे पास जो है, आपने ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पर सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन के अंदर आप ये देखो, इनर प्रोडक्ट ऑफ ए आई विद ई जे। आप जानते हैं बेटा, आपके पास ऑर्थोनॉर्मल सेट गिवन है, इट मींस म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे। कोई भी दो डिस्टिंक्ट वेक्टर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। यानी ए आई विद ई आई, जब आई इक्वल टू जे होगा ओनली देन यू विल टेक वैल्यूज वन वैल्यू, बिकॉज इन दैट केस योर इनर प्रोडक्ट विल बिकम नॉन। ठीक है ना, आपके पास यूनिट वेक्टर्स है ना, अदरवाइज आपकी वैल्यूज क्या आएंगी, जीरो आएंगी। तो आपके पास जो समेशन है, ठीक है, अगर आप समेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जे करते हैं, आई करते हैं, तो आप ये पाएंगे बेटा कि आपके पास जो वैल्यूज हैं, ठीक है, क्या वैल्यूज आपके पास आएगी। लास्ट टर्म को आप देखो, या फिर आप सारी की सारी वन बाय वन करना चाहें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले सबसे पहले आप क्या कीजिए, लास्ट टर्म को आप देखिए, समेशन को। ठीक है, आपके पास क्या है लास्ट टर्म में, इसमें देखिए समेशन को, आई नॉट इक्वल टू जे है, यहां पर मैं ब्रैकेट डाल के लिख देती हूं, इन लास्ट टर्म when I not equal to j, inner product of ei with ej will be 0 and inner product of ei with ei, ठीक है, will be ei with ej will be 1 if I is equals to j। अगर ये इक्वल होता है तो आपके पास 1 आ जाती है। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, ये एक्सप्रेशन जो होगा, सिर्फ आपके पास कितनी वैल्यूज बच जाएंगे यहाँ पर, आप खुद ही देखिए। आप समेशन वेरी कराइए बेटा इसका वन बाय वन। आई को आपने वन रखा, जे पूरा वन टू एन वेरी हो गया। आई को आपने वन रखा, जे वन टू एन वेरी हो गया। जब आई और जे की वैल्यू वन वन हुई, सिर्फ तभी एक वैल्यू हमारे पास आई, बाकी सभी जीरो हो गई। फिर आई इक्वल टू टू रखा, जे वन टू एन वेरी करा दिया। फिर जब आपके पास ई टू, आई और जे की वैल्यू टू हुई, तभी वन आपके पास आया यूनिट वेक्टर, अदरवाइज सारे जीरो हो गए। तो इस तरह से जो आपकी लास्ट टर्म है, क्या आपके पास आएगा, वी हैव, क्या आ जाएगा, समेशन आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन, क्योंकि यही वेरी कर रहा है। इस वाली चीजों को तो हम अपने आप जो है इसमें रख रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है रिजल्ट क्या बनेगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ विद एक एक्स विद ई आई इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद ई आई, यहां पर ये वाली कॉन्जुगेट। ठीक है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद ई आई, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद ई आई इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ ई आई विद ई आई, क्योंकि सेम वाले के लिए ही तो वैल्यू बची, अदरवाइज तो वैल्यू थी ही नहीं हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा, समेशन आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन। इसको आप क्या लिख सकते हो, ये तो वो हो गया ना जेड इंटू जेड कंजुगेट, मतलब मोड ऑफ जेड स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये हमारे पास आ जाएगा मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद ई आई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू वन है हमारे पास, यूनिट वेक्टर है। मीन्स सिंपली लास्ट वैल्यू जो हमारे पास होगी वो है इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद ई आई एंड होल स्क्वायर। ये हमारे पास जो है लास्ट वैल्यू आ गई। अब बेटा इस वैल्यू को इसमें आप पुट कर दीजिए। ठीक है, इस वैल्यू को इसमें हम पुट कर देंगे, तो आपके पास जो है यहाँ पर, आप इसी टर्म में देखिए बेटा, अब ये टर्म तो आपकी सॉल्व हो चुकी है। थर्ड थर्ड टर्म को देखिए बेटा, थर्ड टर्म को भी देखिए, सेकंड टर्म को भी देखिए, क्या लिखा हुआ है, एक्स ईजे का कॉन्जुगेट। इसको भी तो आप यही लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको भी, मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद ई आई स्क्वायर। ऐसे ही ये एक्स ई आई है और ये ई आई एक्स है, ई आई एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कॉन्जुगेट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद ई आई। ये भी मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद ई आई का स्क्वायर है। तो आपके पास जो आपका ये एक्सप्रेशन है, अगर आप इसे वन नाम दे, तो ये सारे फैक्ट्स इस्तेमाल करके आप बेटा इसको किस तरह से लिख सकते हैं, सारे फैक्ट्स को इस्तेमाल करके हम जो है, जो आपका नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर था, नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर जो आपका है, वो किस तरह से आपके पास लिखा जाएगा, किन टर्म्स में आपका रिड्यूस हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स
माइनस समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है, इन मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद ej स्क्वायर माइनस समेशन इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद ei, ठीक है, स्क्वायर i वेरीज फ्रॉम 1 to n प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ मोड ऑफ x विद ei स्क्वायर, ठीक है, i वेरीज फ्रॉम 1 to n। इस तरह से बेटा आपके पास ये हो जाएगा। तो यहाँ आप ये देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या आपके पास एक्सप्रेशन में आया? वी हैव हियर नॉर्म ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद ej स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। अब क्योंकि हम जानते हैं बेटा, बिकॉज वी नो दैट norm is always greater than equal to 0, means its left hand side is always greater than equal to 0, since norm of y square is greater than equal to 0, therefore क्या हो जाएगा आपके पास, जो ये राइट हैंड टर्म है नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है, मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद ej स्क्वायर, क्या आ जाएगी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। और जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुई, आपका रिजल्ट ही प्रूफ हो गया। j वेरीज फ्रॉम 1 to n मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद ej स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x स्क्वायर। अगर आप देखेंगे, चेक करेंगे, तो यही आपका जो है रिजल्ट है, ठीक है ना। तो इसमें आप ये देखिए कितना इजीली बेटा आपने ये रिजल्ट प्रूव कर लिया। आपको ये एक्सप्रेशन प्रूव करना था, आई और जे में तो कोई डिफरेंस नहीं, ये एक्सप्रेशन प्रूव करना था। साथ ही में आपको ये दिखाना था ये एक्सप्रेशन जो है ईजे के परपेंडिकुलर है। हमने क्या किया बेटा, इसको ये वाला जो टर्म आपके पास है, इस टर्म को हमने y हमने लिख लिया और हमने नॉर्म ऑफ y स्क्वायर कैलकुलेट किया। जस्ट इसको y मान करके इस एक्सप्रेशन को हमने नॉर्म ऑफ y स्क्वायर जो है हमने कैलकुलेट किया। जस्ट हमने ओपन किया है, ऑर्थोनॉर्मल की डेफिनेशन अप्लाई की है, प्रॉपर्टीज इनर प्रोडक्ट की अप्लाई की है, और आपने देखा कि आपके पास जो आपका रिजल्ट है वो इसमें रिड्यूस हो जाता है। नॉर्म ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n mod of inner product of x with ej square, ठीक है, इसमें हो जाता है। नाउ वी नो दैट नॉर्म ऑफ a vector is always greater than equal to 0, so norm of y square is greater than equal to 0, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आपका रिजल्ट जो है प्रूव हो जाएगा। नाउ फर्स्ट पार्ट इज ऑलरेडी प्रूव। फॉर द सेकंड पार्ट we just calculate the inner product of y with ej, okay। for the second part now क्या हम कैलकुलेट करेंगे, नाउ कंसिडर इनर प्रोडक्ट ऑफ y विद ej, क्योंकि मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। क्या हमें दिखाना है, हमें इस वेक्टर को ej के परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल दिखाना है। ये हमारा y है, इसको ej के ऑर्थोगोनल हम दिखाएंगे। तो हम आर्बिट्रेरी हम इसको जो है ले लेते हैं किसी भी ej को, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। क्या है ये हमारे पास, y की वैल्यू x माइनस, पूरी वैल्यू इसकी पुट कर देते हैं, x माइनस समेशन इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद ei, ओके, i वेरीज फ्रॉम 1 to n, ओके बेटा। तो ये चीज हमारे पास है, ये एक एक्सप्रेशन है। वी हैव टू टेक दिस एलिमेंट्स इनर प्रोडक्ट विद ej, ये हमारे पास है। इसको जस्ट ओपन कर लेते हैं बेटा, और आप और ei आपके क्या है, ऑर्थोनॉर्मल है, वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब आप इसको ओपन करोगे देन वी विल हैव इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद ej, ओके, माइनस ये है हमारे पास, क्या है हमारे पास, ये टर्म हमारे पास आई है। आप देखो बेटा, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप एक बार लिख भी सकते हो, नो इशू, आप इसको पूरा पूरा ओपन करके लिख लो। इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद e1 plus inner product of x with e2 and so on plus inner product of x with en यहां पर क्या है, ej है, राइट, बीच में कहीं ej वाली टर्म भी आपके पास आएगी। तो ये जो इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद ej है आपके पास, वो क्या आपके पास आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद e1, ठीक है, इस तरह से ये जो आपके पास है विद ej, ठीक है, माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद e2 विद ej, इस तरह से ओपन होता चला जाएगा बेटा, ठीक है, एंड सो ऑन।
बीच में आपके पास ये टर्म भी आएगी, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद ईजे, ईजे विद ईजे, ठीक है, एंड सो ऑन। इन लास्ट इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद ई एन, ई एन, ईजे, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियरली जानते हो बेटा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एक्स ईजे सब में जो है ये आपका स्केलर है, ये बाहर आ जाएगा। इनर प्रोडक्ट ऑफ ई वन विद ईजे माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद ई टू, ठीक है, इनर प्रोडक्ट ऑफ ई टू विद ईजे एंड सो ऑन, माइनस ये हमारा बाहर आ गया इनर प्रोडक्ट ऑफ ईजे विद ईजे एंड सो ऑन, माइनस इन लास्ट, माइनस है बेटा हर जगह पे, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद, माइनस है हर एक स्पेस पे हमारे पास, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद ई एन, इनर प्रोडक्ट ऑफ ई एन विद ईजे, ठीक है। यही चीज पीछे आपके एक्सप्रेशन में अगर आप ओपन करते हैं, मैंने समेशन का डायरेक्ट लिख दिया था। अब आप इसको देख सकते हो बेटा, इसमें आपके पास क्या है, ये क्योंकि हमारा ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है, ऑल अदर इनर प्रोडक्ट विल बिकम जीरो एंड दिस विल बिकम ए यूनिट वेक्टर 1। सो वी हैव हियर, क्या हमारे पास आ जाएगा, एक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट विद इजे माइनस एक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट विद इजे, क्योंकि ये आपका 1 हो जाएगा और ये आप देख सकते हैं दिस इज 0, ठीक है। सो वेरी क्लियरली यू कैन सी दैट यहाँ पर बहुत ही इजीली जस्ट आपने डेफिनेशंस का इस्तेमाल करके इसको क्या दिखा दिया है, इनर प्रोडक्ट को 0 दिखा दिया है। सो इन दिस वे you can say that this vector x vector is orthogonal to ej, ठीक है बेटा। तो आपको जो इसी में मैं आपको बता देती हूँ, फाइनाइट के लिए आपके पास जो है बेटा यहाँ पर जो है बेसल्स इनइक्वालिटी एक तरह से आपकी जो है यहाँ पर प्रूव हो जाएगी। बेसल्स इनइक्वालिटी फाइनाइट के केस के लिए इस तरह से प्रूव हो जाएगी, जो आपकी ये इनइक्वालिटी है, जो हमने ऊपर ये इनइक्वालिटी प्रूव की है, दिस इनइक्वालिटी, ठीक है, ये जो इनइक्वालिटी है दिस इज नोन एज बेसल्स इनइक्वालिटी फॉर फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट। दिस इनइक्वालिटी इज नोन एज बेसल्स इनइक्वालिटी फॉर फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट। ओके, तो फाइनाइट के केस के लिए ये इनइक्वालिटी हमारी बेसल्स इनइक्वालिटी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो आपको ये जो एक्सप्रेशन है वो आपको याद रखना होगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेम एक्सप्रेशन आप जो है इनफाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट के लिए, काउंटेबल ऑर्थोनॉर्मल सेट के लिए आप जो है डेवलप करोगे। उससे पहले हमें एक रिजल्ट की जरूरत पड़ती है, नेक्स्ट रिजल्ट की। तो आपने देखा बेटा बेसल्स इनइक्वालिटी कितनी इजी है यहाँ पे, ठीक है। एक रिजल्ट है हमारे पास नेक्स्ट उसमें, जिसको कि हम इनफाइनाइट के केस में हम जो है इस्तेमाल करते हैं प्रूव करने के लिए, ठीक है। फिर जस्ट हमारा थोड़ा सा पार्सेबल आइडेंटिटी और कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट का हमारा थोड़ा सा जो है प्रोसेस है उसको हम करेंगे। तो मैं इसलिए कह रही थी 1 या 2 लेक्चर में आपकी यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी हम नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा इनफाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट के लिए बेसल्स इनइक्वालिटी को प्रूव करेगा, ठीक है। आज जो हम रिटर्न में कर लेंगे, इससे हमारा जो है इसका बेस प्रिपेयर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो आपके पास बेसल्स इनइक्वालिटी है, फिर उसको हम जो है इसमें स्क्रीन शेयरिंग से कर लेंगे। यस, जो नेक्स्ट रिजल्ट है, देखो बेटा स्टेटमेंट, इफ AI इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट इन ए हिल्बर्ट स्पेस H, ठीक है, EI आपके पास क्या है, EI क्या है, इज ए ऑर्थोनॉर्मल सेट इन अ हिल्बर्ट स्पेस H, ठीक है। ये हमारा जो है ऑर्थोनॉर्मल सेट है। आप देख सकते हो बेटा इसको हमने क्या एक सीक्वेंस की तरह लिखा है, ठीक है, इट मीन्स ये काउंटेबल है। एंड इन द सेम वे इफ x इज एनी पॉइंट फ्रॉम H, ठीक है, देन वी हैव टू प्रूव दैट देन दिस सेट, कौन सा सेट, S कैसे हमने प्रिपेयर किया है, ऑर्थोनॉर्मल की कलेक्शन से प्रिपेयर किया है, वो हमने लिए हैं। ऑर्थो, ये देखो हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट है, सिर्फ वही एलिमेंट हमने इसके लिए हैं जिनकी इनर प्रोडक्ट x के साथ क्या है हमारे पास नॉन जीरो है।
एक्स के साथ जिनकी इनर प्रोडक्ट क्या है, नॉन जीरो है। हम ये दिखाएंगे कि ऐसे एलिमेंट को कंटेन करने वाला सेट इज आइदर एम्प्टी एम्प्टी और काउंटेबल। काउंटेबल, ठीक है। ये रिजल्ट हम प्रूव करेंगे। बेसल्स इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर देखो, ये रिजल्ट हमें क्या कहता है, व्हेनेवर यू सिलेक्ट एनी सीक्वेंस या फिर एनी कलेक्शन, ठीक है ना, काउंटेबल कलेक्शन फ्रॉम द हिल्बर्ट स्पेस एच ऑफ ऑर्थोनॉर्मल, ठीक है ना, सेट। आपके पास ई आई क्या है, ऑर्थोनॉर्मल सेट है। कैसा है, काउंटेबल कलेक्शन है आपके पास यूनिट वेक्टर्स की और म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की। काउंटेबल कलेक्शन जब भी हम एच से सिलेक्ट करते हैं और कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं, तो ऐसा सेट एस जो कि इस कलेक्शन के साथ इनर प्रोडक्ट लेने के बाद, ठीक है, नॉन जीरो अगर आपके पास आती है तो सिर्फ वही ऑर्थोनॉर्मल हमने लिया है। देखो, इस ई आई सीक्वेंस के ही एलिमेंट है, इस ई आई सीक्वेंस के ही एलिमेंट एस के अंदर आएगा। एस इज कंटेन इन दिस सीक्वेंस, इन दिस कलेक्शन, इन दिस ऑर्थोनॉर्मल सेट, बट ओनली ऑल दोज एलिमेंट्स हुज इनर प्रोडक्ट इज जीरो विद एक्स, सिर्फ वही एलिमेंट हमने लिए हैं। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी इनर प्रोडक्ट इसके साथ नॉन जीरो होगी, वो या तो वो कलेक्शन आपकी फाइनाइट बनेगी, एम्प्टी बनेगी, या फिर काउंटेबल बनेगी। ये हमें दिखाना है कि इस कलेक्शन में या तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, और अगर है तो काउंटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा इसको रिजल्ट को हम प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक अनदर जो है हम सेट यहाँ पर कंसिडर करेंगे फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन एंड फिक्स है। यानी ऐसा सेट हम यहाँ पर करेंगे फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n एंड फिक्स्ड x। यानी यहाँ पर ये x क्या था, एनी एलिमेंट ले सकते हैं ना, एक बार लेकर के रख लिया, अब ये फिक्स हो गया, एक एलिमेंट हमने सिलेक्ट करके इसका रख लिया। ले तो हम कोई भी सकते थे, पर अब एक बार सिलेक्ट करने के बाद ये क्या हो गया, एलिमेंट हमारा फिक्स हो गया, ठीक है। ऐसा प्रोसेस हम इसके हर एक एलिमेंट के साथ कर सकते हैं h के, ठीक है। हमने फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n हमने क्या किया यहाँ पर, कंसिडर द सेट Sn, हमने सेट कंसिडर किया। देखो कौन से एलिमेंट्स है इस सेट के अंदर, ई आई ही एलिमेंट है इसके अंदर भी, लेकिन वो है ई आई सच दैट मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद ई आई स्क्वायर इज ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन। ये हमने यहां पर लिया बेटा, वो सारे एलिमेंट हमने इसमें लिए हैं जिनकी नॉर्म जो होगी ग्रेटर देन, बेटा क्लियर नजर आ रहा है आप लोगों को? विजिबिलिटी इश्यू तो नहीं है बच्चे? यस, अब हुआ है क्लियर। कंसिडर द सेट एस एन, ये हमने यहाँ पर ले लिया है बेटे। अब इसमें एस एन सेट देखो कैसा हमने लिया, वो सारे ऑर्थोनॉर्मल सेट के एलिमेंट हैं जो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं कि जिनकी जो है इनर प्रोडक्ट के मोड का स्क्वायर क्या है, एक्स के साथ नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन से बड़ा है। अब एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1b 2b 3b। S1 अगर हम करेंगे तो इसमें 1 हो जाएगी, S2 करेंगे तो 2 हो जाएगी, S3 करेंगे तो 3 हो जाएगी। तो इस तरह की कलेक्शन हमने ली है। अब बेसेल्स इनइक्वालिटी फॉर फाइनाइट एन फ्रॉम बेसेल्स इनइक्वालिटी, जो कि अभी अभी हमने प्रूव की है, ठीक है ना। बेसेल्स इनइक्वालिटी फॉर फाइनाइट एन वो क्या कहती है हमें, हम जानते हैं समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n, मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद ई आई स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x स्क्वायर होता है, ठीक है। अब बेटा बेसेल्स इनइक्वालिटी हमें ये देती है, तो इसका मतलब क्या है, फाइनाइट एन के लिए इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये सारे के सारे ई आई किस में जाएंगे, एस एन में जाएंगे, एस एन में चले जाएंगे ना सारे के सारे ई आई आपके पास, क्योंकि यहाँ पर देखो इस कंडीशन को हमारे पास फ्रॉम बेसेल्स इनइक्वालिटी आपके पास क्या है, ये रिलेशन आपका फॉलो होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर ये देखो हमारे पास तो जो ई आई है एस एन के अंदर जैसे जा रहे हैं, और बेसेल्स इनइक्वालिटी हमें इस चीज की गारंटी देती है। इन दोनों को इकट्ठा अगर हम देखें तो आपको ये नहीं नजर आ रहा है कि ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। इक्वालिटीज 1 and 2
contradicts each other. Hence, if equation 2 is valid, अगर इक्वेशन 2 अगर वैलिड है तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, Sn के अंदर क्या है आपके पास, should contains at most n minus 1 element, ठीक है ना, क्योंकि n के लिए तो हमारे पास क्या हो रही है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। n एलिमेंट अगर हम ले लेते हैं, ei अगर हम Sn से मान लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, यानी Sn कंटेन्स एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा क्या है, n माइनस 1 एलिमेंट ही कंटेन कर सकता है। अब जो है नेक्स्ट आप ये करके देखो, नाउ लेट, ठीक है, ये तो हमारे पास कंक्लूजन निकल गया, n माइनस एन 1 एलिमेंट इन Sn, यानी कि ये क्या बन गया, फाइनाइट। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि या तो ये फाइनाइट है या फिर ये एम्प्टी है। ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं, हम ei से हम एक एलिमेंट निकालते हैं, ei से हम एक एलिमेंट निकालते हैं बेटा, क्या कैसा एलिमेंट हमारे पास निकलेगा, इसकी हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं, आई अगर एस से है तो दिया हुआ है बेटा, इसकी इनर प्रोडक्ट क्या होगी, यहाँ पर ये देखो ऊपर, अगर ऐसे कोई एलिमेंट लेंगे तो इसकी इनर प्रोडक्ट क्या होगी, नॉन जीरो होगी। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद ई आई इज नॉन जीरो। अब आप ये जानते हैं कि वैल्यू जो है इसकी, मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद ई आई, हम इतनी स्मॉल ले लें कि हमारे पास एन इतना लार्ज हम चूज कर लें, सच दैट कि आपके पास जो ये वैल्यू निकलती है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद ई आई स्क्वेयर ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वेयर बाई एन। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर क्योंकि ए आई एस में है, इन दिस केस हमारे पास क्या होगा, दिस बिलोंग्स टू एस एन। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, ई आई किस में चला जाएगा, किसी न किसी एस एन में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एस किससे बना हुआ है, जब भी हम ये एस ई आई से लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये रिजल्ट फुलफिल हो जाता है और आपका ई आई किसी न किसी एस एन में चला जाता है। तो हियर एस क्या हो गया, यूनियन ऑफ ऑल दीज एस एन हो गया। ठीक है ना, हमारे पास यूनियन बन गया, यानी कि, और एस एन आपके क्या है, एटमोस्ट एन माइनस 1 एलिमेंट कंटेन करते हैं, यानी कि फाइनाइट है हर एक एस एन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आपके पास एस क्या है, काउंटेबल यूनियन ऑफ, ठीक है ना, सेट्स एस एन। तो आप जानते हैं एस आपके पास क्या बन जाएगा, काउंटेबल बन जाएगा, एस क्या बन जाएगा, यहां से काउंटेबल बन जाएगा। और अगर यहां पर हमने ये माना कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद ई आई आपके पास जीरो है फॉर ईच आई, ठीक है, फॉर ईच आई, तो ऑब्वियसली एस तो एम्प्टी होना ही है, उसके अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा जिस तरह से हमने एस को सेट किया है। तो यहां से आपको क्लियर हो जाता है कि एस इज आइदर एम्प्टी और ए काउंटेबल सेट, एस इज आइदर एम्प्टी और ए काउंटेबल सेट। तो आज हम ये दो ही रिजल्ट करने थे। इस रिजल्ट को, लास्ट वाले रिजल्ट को बेटा मैं एक बार स्क्रीन शेयरिंग से और आपको क्लियर करवा देती हूँ, रिपीटिशन हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है ये सारे रिजल्ट्स आपके, जिससे जस्ट ए सेकेंड बेटे। यस, आप लोगों को बेटा शो हो रही है ना स्क्रीन? यस मैम। हाँ, ओके। तो अब मैं इसको रिवाइज करवा देती हूँ इस रिजल्ट को बेटा, जो कि हमें ये कहता है कि अगर आप ऑर्थोनॉर्मल सेट की कोई कलेक्शन लेते हैं हिल्बर्ट स्पेस एच से, ऑब्वियसली यहाँ पर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है आपके पास, और आप कोई एक्स का कोई भी एलिमेंट लेते हैं, तो हमेशा हमारे पास इस तरह से प्रिपेयर किया हुआ सेट एस, जो कि कौन से इस कलेक्शन के ई आई ऑर्थोनॉर्मल सेट से कौन से एलिमेंट को कंटेन करता है, जिनकी इनर प्रोडक्ट इस आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स के साथ नॉन जीरो है, नॉन जीरो। इस तरह की कलेक्शन आपके पास या तो एम्प्टी होगी या फिर क्या होगी, काउंटेबल होगी। ये हम प्रूव करेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये दिखाएंगे कि एस जो है यूनियन ऑफ एसेंस में लिखा जा सकता है। ठीक है, पहले तो मैंने आपको सिंपल स्टेप से आपको ये करवाया है, बट अभी मैं इसका जो है थोड़ा और आइडिया आपको देती हूँ
कि हमने ये जो एसएन यहाँ पर जो हमने यहाँ पर जो है आप ये कह सकते हैं कि डिफाइन किया है, इसका पर्पस क्या रहा है कि पहले तो हम ये दिखा देंगे कि एसएन जो है आपके पास एटमोस्ट n-1 एलिमेंट, अगर n आपने लिया है तो ये एटमोस्ट n-1 एलिमेंट आपके यहाँ पर रखेगा, यानी कि एसएन आपका फाइनाइट होगा, ठीक है, फॉर ईच एन एसएन आपका फाइनाइट होगा। और फिर हम ये देखेंगे कि एस जो है कोई भी एलिमेंट एस का आप लेंगे तो वो किसी न किसी एसएन में बिलोंग कर जाएगा, यानी कि एस को आप यूनियन ऑफ एसएन्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्योंकि एसएन आपके हर एक फाइनाइट है, आप ये कह सकते हैं काउंटेबल है, तो आप जानते हैं काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल, तो एस क्या होगा आपका एटमोस्ट काउंटेबल होगा, या फाइनाइटली या इनफाइनाइटली, ठीक है। तो फिर आपके पास जो है यहां से जो है एस का फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो जाएगा। और एम्प्टी वाला पार्ट तो आपका बहुत ही इजी है, अगर हर एक एलिमेंट की EI के ये जो आपके पास कलेक्शन है EI के हर एक एलिमेंट की x के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है तो इसके अंदर कोई एलिमेंट आया ही नहीं, एस क्या रह जाएगा एम्प्टी। तो अभी हम अपना सेकंड केस करते हैं काउंटेबल वाला। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एसएन को डिफाइन करेंगे और हम दिखाएंगे कि एसएन में जो है एटमोस्ट n-1 एलिमेंट्स ही आ सकते हैं। सो फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n और फिक्स एस हमने एसएन डिफाइन किया जो कि आपकी इस कंडीशन को फुलफिल करता है। अब बेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं देखो शो तो हम ये करेंगे कि इसमें एटमोस्ट n-1 एलिमेंट्स ही होते हैं, चलिए हमने मान लिया कि नहीं इसके अंदर n या n से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, इफ द सेट Sn कंटेन्स n और मोर देन n वेक्टर्स, तो क्या होगा आपके पास क्या हो जाएगा, Sn कंटेन्स n और मोर देन n वेक्टर्स, देन वी हैव फॉर ei बिलोंग टू Sn। जैसे ही हमने ये आपने अजम्पशन लेने के बाद जैसे आपने Sn से कोई एलिमेंट ei सिलेक्ट किया, आपके पास क्या होगा बेटा, यहां से देखो हमने क्या किया, देखो ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है, ठीक है। और हमने कहा इसके अंदर n या n से ज्यादा एलिमेंट है, तो ऐसे n एलिमेंट हम इसके अंदर से ले लेंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हो, सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करोगे तो आपकी ये एक्सप्रेशन बन जाएगा बेटा, सबको ऐड करोगे तो, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस एक्सप्रेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, summation I varies from 1 to n mod of x ei square is equal greater than norm of x square, ठीक है। तो ये तो आपके पास एक तरह से क्या बन गई है, 1 आपके पास क्रिएट हो गया है, ठीक है। जैसे आपने ये माना कि n या n से ज्यादा वेक्टर्स आपके पास इसमें है Sn के अंदर, तो कोई भी एक एलिमेंट आप लेते हो तो वो एलिमेंट आपका हर एक एलिमेंट ये आपका फॉलो करेगा ये वाली कंडीशन, n और n से ज्यादा एलिमेंट्स इसमें हैं, अगर आप n का भी एलिमेंट्स का सम ले लेते हो इस कंडीशन के साथ तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा जो कि 1 को क्रिएट करेगा। अब बेसेंस इनइक्वालिटी आपको फाइनाइट n के लिए ये 2 देती है, बट 1 और 2 तो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट है, ठीक है ना। ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई आपके पास, ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन हमारे लिए इसलिए आई हमारे पास क्योंकि हमने ये माना Sn के अंदर n या n से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब Sn के अंदर n या n से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं है, एटमोस्ट n-1 एलिमेंट है, ठीक है। जैसे ही आप n मानते हो तो समेशन करोगे n एलिमेंट्स का, आपके पास ये क्रिएट हो जाएगा जो कि बेसेल्स इनइक्वालिटी के अगेंस्ट है, ठीक है ना। तो आपके Sn में n-1 एलिमेंट आ गए। अब जो है Sn तो आपका फाइनाइट हो गया, ठीक है, फॉर ईच इंटीजर n Sn फाइनाइट हो गया क्योंकि इसमें एटमोस्ट n-1 एलिमेंट होंगे। तो अब आप अगर S से कोई भी एलिमेंट लेते हो तो वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। अब अगर आप ये मानो कि ये इसकी वैल्यू आपकी स्मॉल है और n इतना बड़ा आप ले लो कि ये एक्सप्रेशन आपका होल्ड हो जाए, Sn वाला एक्सप्रेशन हर एक के लिए आप वही फॉलो कर सकते हो बेटा, हर एक एलिमेंट के लिए S के। और जैसे ये कंडीशन फॉलो होती है, आपने जो EIS से लिया था वो EI जो है किसी ना किसी केस के लिए Sn में चला जाएगा फॉर सम n, यानी every element of S belongs to some Sn, means S can be represented as union of Sns, और Sn के एलिमेंट्स तो क्या है आपके फाइनाइट है, तो यानी कि आपकी काउंटेबल कलेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट्स तो आपके पास क्या हो जाएगी, अगेन काउंटेबल, ठीक है ना। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल नंबर ऑफ सेट्स इज काउंटेबल, तो आपके S क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। और वही चीज है आपके पास बेटा, अगर यहाँ तो आपने क्या माना था, इनर प्रोडक्ट नॉन जीरो है, अगर हर एक एलिमेंट की इनर प्रोडक्ट जीरो है EI के साथ तो S के अंदर एलिमेंट क्या है नहीं, वो एम्प्टी हो गया। तो in this way you can show that S is either empty or countable. So this is your result. I hope आपको क्लियर हुआ हो।